नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर लें। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की एक बार फिर तबीयत बिगड़ गई। इस बीच किसानों ने केंद्र सरकार को बड़ी चेतावनी देते हुए ऐलान किया है कि 26 जनवरी को किसान पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। डल्लेवाल के अनशन को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पिछले 1.5 महीने से हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। किसान नेताओं ने दावा किया है कि अब डल्लेवाल को बोलने में भी दिक्कत हो रही है और वह किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। वहीं किसानों ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर डल्लेवाल को कुछ हुआ तो केंद्र सरकार हालात को संभाल नहीं पाएगी। आखिर क्यों मोदी सरकार को किसानों ने इतनी बड़ी चेतावनी दी है, आज हम इसी खबरों पर चर्चा करेंगे और कई बड़ी खबरों की जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर ले। किसान नेताओं ने 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है और जल्द ही इसको लेकर प्लान भी बनाया जाएगा। इसी के साथ किसान नेता सरवण सिंह पंडेर ने लोहड़ी के अवसर पर यानी 13 जनवरी को पूरे देश में नई कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट चलाने का ऐलान किया है। साथ ही 10 जनवरी को पीएम मोदी का पुतला जलाने का भी ऐलान किया है। पंडेर ने कहा कि नई कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट रद्द किए गए कृषि कानूनों का ही रूप है। पुराने ही नियमों को नए तरीके से लागू किया जा रहा है और किसान इसका विरोध कर रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नरेंद्र मोदी को किसानों की बेबसी और परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश के कृषि मंत्री भी पीएम मोदी की राह पर चलकर सरेआम झूठ बोल रहे हैं कि वह हर मंगलवार को किसानों से मिलते हैं। यह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के मन में किसानों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार डल्लेवाल की मांगों पर सुनवाई करती है या फिर नहीं। बीजेपी आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल को सीएम हाउस के रिनोवेट कराने के मामले में घेरने में जुटी थी। दावा किया जा रहा था कि टेंडर 8 करोड़ का था लेकिन पेमेंट 4 गुना ज्यादा किया गया। इसके जवाब में आपने पलटवार करते हुए पीएम आवास में और भी बड़े घोटाले का दावा कर दिया है। पीएम मोदी के आवास को 2700 करोड़ का राजमहल बताया गया है। दरअसल बीजेपी की तरफ से सीएम हाउस में कई लग्जरी सुविधाओं और उन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का दावा किया गया था। इसे लेकर आप सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज मीडिया को लेकर सीएम हाउस दिखाने पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। संजय सिंह की पुलिस के साथ बहस भी हो, आप नेताओं ने कुछ देर धरना भी दिए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्विमिंग पूल कहाँ है, मीडिया वाले भी देख ले, बार कहाँ है, हमें भी पता चल जा। हम तो जाते थे लेकिन हमें तो ये सब नहीं दिख, हो सकता है छुपा हुआ हो तो हम भी देख ले। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने इस्तेमाल भी किए, मगर अगर है तो ढूंढा जा, आपके साथ मिलकर ढूंढा जा। आप नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास में भी यही सब ढूंढने की बात कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया है कि 3 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बनाया गया, वहीं 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। आप नेता सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए प्रधानमंत्री आवास की ओर निकल, हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। साफ है कि दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी जो भी आरोप लगा रही है उसमें वह खुद ही घिरती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज है। राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर चल रहा है। इस बीच पार्टी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई। बिधूड़ी के बयान ने पार्टी को गंभीर संकट में डाल दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर दिए उनके विवादित बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से बिधूड़ी के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई गई, यहाँ तक कि उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की भी मांग की गई। अब इस पर खुद प्रियंका गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने रमेश बिधूड़ी के बयान को बेहुदा बताया। प्रियंका ने कहा कि फिजूल की बात की हम चर्चा नहीं करते। रमेश बिधूड़ी मेरे गाल की बात करते हैं, अपने गाल की बात क्यों नहीं करते। प्रियंका ने यह भी कहा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जरूरी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आपको बता दें कि कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि वह कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना देंगे। इस बयान के बाद काफी बवाल हुआ और बिधूड़ी को बैकफुट पर आना पड़ा। उन्होंने अपने बयान के लिए खेद जताते हुए कहा कि मेरी मंशा किसी को अपमानित करने की नहीं थी। अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ हो तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा,
उत्तर प्रदेश और राजस्थान को 2025 से 26 के लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्य योजनाएं यानी एरिया स्पेसिफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य धूल प्रदूषण को नियंत्रित करना है, विशेषकर सड़क स्रोतों से उत्पन्न होने वाली धूल से होने वाले प्रदूषण जिसने वायु गुणवत्ता को प्रभावित किया है। यूपी एनडीए में एक बार फिर बवाल मच गया है। गठबंधन में बिखराव की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि एनडीए टूटने वाला है और यह भी कहा जा रहा है कि साजिश योगी के खिलाफ हो रही है। यूपी में एनडीए टूटा तो इसके लिए योगी को ही जिम्मेदार माना जाएगा, यानी कहा जा सकता है कि योगी को एक बार फिर घेरने का प्लान बना लिया गया। लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल-पुथल देखने को मिल रही है। एनडीए में बिखराव की खबरें तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि गठबंधन के घटक दलों में योगी के नेतृत्व से असंतोष की स्थिति पैदा हो गई है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे खराब था, जिसका जिम्मेदार योगी को माना गया। योगी को सीएम पद से हटाने की पूरी कोशिश हो। दूसरी तरफ योगी समर्थकों का कहना था कि चुनाव में सीएम की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो। बीजेपी हाईकमांड ने एक तरफा फैसला किए। जो 37 सीटें एनडीए को मिल गईं, वह योगी के चलते ही मिल पाई है। नहीं तो बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी उसके हिसाब से तो 10 सीट मिलना भी मुश्किल दिख रहा था। दिल्ली में बैठकों का दौर चला और आलाकमान ने जैसे तैसे मामला शांत कर दिए। अब फिर से योगी के खिलाफ आवाज बुलंद हो गई। दावा किया जा रहा है कि घटक दलों ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आलाकमान तक संदेश पहुंचा दिया है कि जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो गठबंधन टूट सकता है। अपना दल, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और सुभाषपा ये चारों घटक दल योगी से नाराज नजर आ रहे हैं। अपना दल के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने योगी के करीबी अधिकारियों पर उनके खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ने का आरोप लगाए। अनुप्रिया पटेल ने भी योगी सरकार पर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाए। संजय निषाद ने बीजेपी के अंदर विभीषणों पर निशाना साधा और कहा कि इन लोगों ने उनके बेटे को लोकसभा चुनाव हराए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इन विभीषणों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो 2027 में नुकसान होगा। संजय निषाद ने कहा कि सपा बसपा एक साथ थे, तब उन्होंने बीजेपी को जितवाया, लेकिन अब अगर आरक्षण के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया तो नुकसान होगा। संजय निषाद ने आशीष पटेल के आरोपों का समर्थन किया और कहा कि उनकी शिकायत का समाधान होना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि सीएम योगी से उनकी मुलाकात हुई है और शायद सब ठीक हो गया हो। आशीष पटेल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले षड्यंत्र रचा गया था। उनके आरोपों के अनुसार मिर्जापुर के एसपी अभिनंदन सिंह और एसटीएफ प्रमुख की आपसी रिश्तेदारी की वजह से अनुप्रिया पटेल को हराने की कोशिश की गई। उन्होंने यह भी कहा कि जिस विभाग में पदोन्नति के आरोप लगाए गए वह सब डीपीसीएम देवराज के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। बीजेपी के लिए दिल्ली अब तक दूर ही रही है। 1956 के बाद पहली बार 1993 में दिल्ली विधानसभा चुनाव का गठन हुआ तो बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। मदन लाल खुराना सीएम बने। 5 साल के कार्यकाल में मदन लाल खुराना के बाद साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज सीएम बनी। मगर 1998 के चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार बनी। शीला दीक्षित सीएम बनी और 2003-2008 में भी लगातार बीजेपी को हराते हुए सीएम बनी। सन 2011 में अन्ना हजारे दिल्ली में जन लोकपाल की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठते हैं, जिसे देश भर के लोगों का सहयोग मिलता है। अरविंद केजरीवाल एक सेवक की तरह अन्ना हजारे के साथ रहते हैं। कांग्रेस की अगुवाई में चल रही केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगते हैं। शीला सरकार भी कई तरह के आरोपों में घिर जाती है। 2 अक्टूबर 2012 को अन्ना हजारे के मना करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल एक पार्टी बना लेते हैं और नाम रखते हैं आम आदमी पार्टी। 2013 में विधानसभा चुनाव हुए तो सभी को चौंकाते हुए आप 70% वोटों के साथ 28 सीटों पर जीत गई। 2008 में 40% से अधिक वोट शेयर के साथ 43 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के पास महज 70% वोट रह गए और वो महज 8 सीट जीत पाई। बीजेपी का वोट शेयर भी 2008 के 36% के मुकाबले 33% आ गया। वो 31 सीटें जीत तो गई लेकिन बहुमत के आंकड़े से चूक गई। फिर कांग्रेस से किसी भी कीमत पर गठबंधन न करने की कसम खाने वाले और उसे भ्रष्टाचार की जननी बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने उसी की मदद से सरकार बना ली और मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 49 दिनों बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गोवा की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार ने अपने सभी विभागों के प्रमुखों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के प्रसारण को सुनना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया है। गुरुवार को सरकार द्वारा जारी सर्कुलर में अवर सचिव सामान्य प्रशासन श्रेयस डिसिल्वा ने सभी विभागों के प्रमुखों को मन की बात सुनने और कार्यक्रम में दिए गए सुझावों से प्रेरणा लेने के लिए कहा है।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सर्कुलर पोस्ट कर लिखा, मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक इंटरैक्टिव कार्यक्रम शासन के साथ साथ व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के बारे में नागरिकों के विचारों पर प्रकाश डालता है, जो समाज में बदलाव के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान साझा की गई सफलता की कहानियों और बेस्ट प्रैक्टिस को शासन में सुधार के लिए अपनाया जा सकता है। आप सभी का हेडलाइंस न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।